हेलो एवरीवन, मैं किरण यादव आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें हमें मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ना है। लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें हमने पूरा का पूरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक प्रजनन है, उसका बेसिक हमने पढ़ लिया था कि यौवन अवस्था क्या होती है, यौवन अवस्था में क्या क्या बदलाव आते हैं नर और मादा में, वो सारी चीजें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर ली थी। आज की क्लास में हमें पूरा मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ना है कि मादा प्रजनन तंत्र में कहाँ क्या चीजें होती है, कहाँ पर निषेचन प्रक्रिया होगी, कितने माह पर जो गर्भकाल के कितने माह पे किस चीज के फॉर्मेशन होती है, जो भ्रूण होता है उसके अंदर, वो सारी की सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें यहाँ पे होंगी। तो पहले तो एक बार इसी डायग्राम से देखते हैं। देखो, ये वाले जो आपको हिस्से दिखाई दे रहे, ये वाला जो हिस्सा है, इसको और इसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों ही हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों ही हिस्सों को, ये दोनों के दोनों क्या है? अंडाशय। क्या है? अंडाशय। ठीक है। अंडाशय में क्या है? अंडाणु है। हर मंथ एक अंडाणु परिपक्व करके अंडाशय कहाँ भेजता है? अंडावहिनी के पास भेजता है। ये वाला जो हिस्सा आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आके यहाँ पे जुड़ रही है, ये वाला जो हिस्सा है क्या हो जाएगा? ये अंडावहिनी। और ये वाला हिस्सा ये क्या हो जाएगा? गर्भाशय। गर्भाशय। और ये क्या होगी? ग्रीवा। ठीक है। और नीचे वाला जो पोर्शन, ग्रीवा से नीचे वाला ये पोर्शन जाएगा, ये यहाँ पर हाइमेन होती है, और नीचे फिर क्या रहेगा? योनि। ठीक है। ये पार्ट्स होते हैं किसके? जो मादा प्रजनन तंत्र है उसके, ये सारे के सारे अपने हिस्से होते हैं। इन हिस्सों में क्या क्या चीजें हमें देखनी, कहाँ क्या काम करता है। तो जो मादा प्रजनन तंत्र है इसमें दो अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ा अंडाशय का पाया जाता है। उसके अंदर क्या होते? अंडाणु होते। अंडाशय क्या करेगा? हर मंथ एक अंडाणु को परिपक्व करके कहाँ भेजता है? जो अंडावहिनी है उसमें भेज देता है। अंडावहिनी में जो अंडाशय आया है, अगर उसको क्या मिल जाता है? शुक्राणु मिल जाता है। अगर उसको शुक्राणु मिल जाता है यहाँ पर, तो उसमें क्या होगी? अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन प्रक्रिया होगी। अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन प्रक्रिया यहाँ पर होगी। और किसका निर्माण हो जाएगा? यहाँ पर युग्मनज का निर्माण हो जाएगा। जो युग्मनज होता है, जायगोट होता है, उसका निर्माण यहाँ पर हो जाता है। लास्ट जो क्लास हुई थी हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी, आवर्त चक्कर। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अंडाणु है वो परिपक्व होके कहाँ पे आ गया? अंडावहिनी में तो आ गया, लेकिन उसको क्या नहीं मिला? शुक्राणु नहीं मिला। तो वो क्या हो गया? हमारे मादा प्रजनन तंत्र के लिए वो क्या हो गया? एक अपशिष्ट पदार्थ हो गया। और उसको उत्सर्जित करने के लिए आवर्त चक्कर जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि भाई यहाँ पर इसको क्या मिल जाएगा? शुक्राणु मिल जाएगा। और क्या होगा? शुक्राणु मिलने के बाद यहाँ पे निषेचन प्रक्रिया होगी और युग्मनज का निर्माण होगा। फिर उसके बाद युग्मनज का निर्माण होने के बाद इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। ये समसूत्री अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मैंने कोशिका पढ़ाई थी, वहां पे आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया था, तो होप सो वहां से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये समसूत्री कोशिका विभाजन होगा और ये कहाँ पर आकर अंतरोपित हो जाता है? जो अपने पास गर्भाशय होता है, गर्भाशय के अंदर आके ये अंतरोपित हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। और गर्भाशय के अंदर ही जो छोटा भ्रूण है, जो भ्रूण है उसका पूरा पालन पोषण होता है, उसकी ग्रोथ है वो वहीं पर होती है।
पूरा 9 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है वो कहाँ पे, बच्चे का विकास वृद्धि कहाँ पे होगी, गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय में ये मतलब जब इसका पालन पोषण हो जाता है तो ग्रीवा है वो क्या करेगी, ग्रीवा है जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम उसको बर्थ कैनाल प्रदान करने का, बर्थ कैनाल जन्म नाल जो है वो कौन प्रदान करते हैं, मतलब जन्म नाल की सहायता से बच्चे को बाहर निकालने में सहायता कौन करता है, अपना जो ग्रीवा होती है वो यहाँ पर सहायता करती है। और जो अपने पास वजाइना वाला हिस्सा है, वजाइना वाला पोर्शन है, इसका क्या काम है, वजाइना है, योनि है, वो क्या करेगी, जो सीमेन आ रहा है, वीर्य आ रहा है मेल से, उसको एक्सेप्ट करने का काम करती है। एक्सेप्ट करके कहाँ पहुंचाती है, अंडा वाहिनी के पास पहुंचाती है। ये थोड़ा थोड़ा बेसिक बताया कि कौन क्या करेगा। अंडाशय अंडाणु परिपक्व करेगा, अंडा वाहिनी में निषेचन प्रक्रिया होगी, गर्भाशय में जो भ्रूण है वो आके अंतरोपित हो जाता है, उसका पूरा जो पालन पोषण है वो होता है। ग्रीवा है वो बच्चे के जन्म में सहायक होती है। योनि है वो क्या करिए, वीर्य को ग्रहण करती है और कहाँ पे पहुंचाती है, अंडा वाहिनी में, उस तक उसको पहुंचाने का कार्य करती है। अब इनकी 1 बाय 1 सारी की सारी डिटेल्स हमें पढ़नी है कि कौन सा पार्ट क्या करे, फुल ऑफ डिटेल अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। मादा प्रजनन तंत्र उपस्थित कहाँ रहेगा, अपनी जो श्रोणी क्षेत्र होता है, मादा प्रजनन तंत्र हमारे श्रोणी क्षेत्र में उपस्थित रहता है। श्रोणी क्षेत्र कौन सा होता है, जो हमारी उदर गुहा से नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, श्रोणी क्षेत्र बोलते हैं। और उसी श्रोणी क्षेत्र में क्या उपस्थित होता है, मादा प्रजनन तंत्र है वो उपस्थित, तो पेल्विकल रीजन जिसको बोला जाता है, उदर गुहा के नीचे, पेट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम श्रोणी क्षेत्र बोलते हैं। और उसी के अंदर क्या पाया जाता है, मादा प्रजनन तंत्र है वो उपस्थित होता है। मादा प्रजनन तंत्र है उसमें कितना जोड़े अंडाशय होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1 जोड़ा अंडाशय का पाया जाता है, 1 जोड़ा अंडाशय का पाया जाता है, मतलब 2 अंडाशय पाए जाते हैं, जोड़ा बोलेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर बात करें तो अंडाशय है वो काम क्या करता है, तो अंडाणु को परिपक्व करने का काम करता है। अंडाणु को परिपक्व करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे अंडाशय है वो अंडाणु को परिपक्व करने का कार्य करता है। जन्म के समय अंडाशय में कितने 1 मिलियन अंडाणु है वो उपस्थित रहते हैं। जब बच्चे का, जब एक मादा का जन्म होता है उस समय 1 मिलियन अंडाणु है उसके अंडाशय में उपस्थित होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो नष्ट होते जाते हैं। और कल जब मैंने आवर्त चक्र पढ़ाया था वहां पे आपको एक बात समझाई थी कि आवर्त चक्र जब यौवन अवस्था शुरू होती है, जब यौवन अवस्था शुरू होती है तब तक सिर्फ 60,000 से 80,000 ही अंडाणु शेष रहते हैं, किसमें, अंडाशय में। हर एक जो 2 अंडाशय है दोनों में कितने कितने रहेंगे, 60 से 80,000 के बीच में अंडाणु है वो शेष रहते हैं। तो यौवन अवस्था तक 60 से 80,000 रहते हैं। और इसी वजह से आवर्त चक्र कितनी साल पे बंद हो रहा था, जब एक मादा की उम्र 50 वर्ष हो जाती है तो जो आवर्त चक्कर है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि अंडाणु ही खत्म हो जाते हैं 50 की उम्र आते आते, अंडाणु खत्म हो गए, अंडाणु शेष नहीं रहे, तो क्या आवर्त चक्कर कैसे होगा। आवर्त चक्कर हो ही किस वजह से रहा है, अंडाणु को उत्सर्जित करने के लिए। तो यौवन अवस्था तक 60 से 80,000 ही क्या बचेंगे अपने पास, यहाँ पे अंडाणु है वो रहते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं इसके डायग्राम पे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर रहेंगी। वैसे डायग्राम मैंने एक बार आपको समझा दिया, लेकिन और थोड़ा अच्छे से यहाँ पर आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या है, दोनों अंडाशय, क्या है, अंडाशय। ये जो कैनाल जा रही है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दोनों तरफ से आ रही है, ये क्या है इधर, ये क्या होगी, ये होगी अपने पास अंडावहिनी, क्या रहेगी, अंडावहिनी। ये बीच वाला हिस्सा है ये क्या है, गर्भाशय, क्या रहेगा, गर्भाशय। ये क्या रहेगी, ग्रीवा, और ग्रीवा के नीचे ये यहाँ पे क्या रहेगा, हाइमन, और हाइमन के नीचे क्या होता है,
योनि, जो वजाइना है वो रहती है। अब यहाँ पे देखो अंडाशय के पास में क्या है, अंडाणु है। हर मंथ क्या करेगा, अंडाणु ये एक अंडाणु को परिपक्व करके कहाँ पहुंचा देगा, अंडा वाहिनी में ये पहुंचा देता है। अब ये नहीं होता कि दोनों के दोनों अंडाणु एक साथ ही क्या करेंगे, दोनों के दोनों अंडाशय एक साथ ही अंडाणु परिपक्व करेंगे, ऐसा नहीं होता। एक माह ये करता है, दूसरे माह ये करता है, अल्टरनेटिवली करते हैं, एक बार वो करेगा एक बार वो करेगा, दोनों के दोनों अल्टरनेटिवली काम यहाँ पर करते हैं। दोनों ने यहाँ पे पहुंचा दिए, यहाँ पर इसको क्या मिलेगा, यहाँ पर इसको मिलेगा क्या, शुक्राणु। शुक्राणु मिलेगा, निषेचन प्रक्रिया होगी। निषेचन प्रक्रिया में क्या होता है, शुक्राणु और जो अंडाणु है उन दोनों की मिक्सिंग होती है, उन दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों का फ्यूजन होगा, युग्मनज का जाइगोट का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भाई निषेचन प्रक्रिया, मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन प्रक्रिया कहाँ होती है, तो अंडा वाहिनी में निषेचन प्रक्रिया है वो होती है। और निषेचन प्रक्रिया के बाद कौन सा कोशिका विभाजन होता है युग्मनज में, तो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। कौन सा होगा, समसूत्री कोशिका विभाजन, किसके अंदर, जो युग्मनज बना है, जाइगोट बना है उसके अंदर। यहाँ पर जब उसमें समसूत्री कोशिका विभाजन हो जाता है तो उसके बाद जो भ्रूण है वो कहाँ पर आकर अंतरोपित हो जाएगा, गर्भाशय के अंदर। गर्भाशय के अंदर ही उसका पूरा पालन पोषण होता है, उसका विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है। जो भ्रूण है उसको जो पोषण तत्व है, पोषक तत्व है, वो कहाँ से मिलते हैं, तो अपरा के द्वारा उसको कहाँ से मिलेंगे, मादा से मिलेंगे, उसकी जो माँ है उसी से उसको मिलते हैं, और अपरा के द्वारा ही उसके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। अपरा प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं। ग्रीवा है, ये बच्चे के जन्म में बच्चे के जन्म में सहायता करती है। हाइमन, हाइमन एक प्रकार का उत्तक होता है, टिश्यू होता है। इसके बारे में भी बहुत ज्यादा मिथ है अपने इंडियन सोसाइटी में कि लड़की फर्स्ट टाइम फिजिकल रिलेशन में जाती है तो ही हाइमन है वो स्ट्रेच होगा, और फर्स्ट टाइम जब कोपुलेशन प्रोसेस होती है, लैंगिक संबंध बनते हैं, तो उस टाइम पे ब्लीडिंग होनी चाहिए, रक्तस्राव होना ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर लड़की स्पोर्ट्स में एक्टिव रही है, अगर लड़की बोझ-फार का काम कर रही है या स्विमिंग साइकिलिंग वगैरह करती है, तो उसमें भी हाइमेन है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। एक ये छोटा सा उत्तक है, ये अपनी जगह छोड़ के कहाँ पर, साइड में जाके सेट हो जाता है। ठीक है, तो हाइमेन है ये क्या किसी लड़की की वर्जिनिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। तो इस चीज के लिए लड़कियों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, उनको मतलब उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए कि वो ऑलरेडी पहले फिजिकल रिलेशन में जा चुकी है, अगर उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही, ऐसा कुछ नहीं होता। हाइमेन है वो वर्जिनिटी का साइन नहीं है, वो किसी भी वजह से स्ट्रेच हो सकता है, क्योंकि ये एक सिर्फ टिश्यू है, उत्तक है। अभी देखते अंत जो निषेचन प्रक्रिया हो गई उसके बाद में क्या होगा, अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन प्रक्रिया होगी, ये आपको बता ही दिया है। अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन प्रक्रिया होगी कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब किसको बोलते हैं, अंडा वाहिनी को। अंडा वाहिनी को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगी, निषेचन प्रक्रिया होगी। देखो इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहां से देखो ये इधर से क्या आ रहा है, स्पर्म आ जाएगा, स्पर्म आ गया, और यहाँ पे जो अंडाशय है उससे क्या आ गया, अंडाणु आ गया। दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। दोनों के बीच में क्या रहेगा, फ्यूजन होगा, दोनों की मिक्सिंग होगी, और किसका निर्माण करेंगे, युग्मनज का निर्माण। ये दोनों के दोनों
कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। यहाँ से स्पर्म जाएगा, अंडाणु से अंडाशय से अंडाणु आएगा, दोनों के बीच निषेचन प्रक्रिया होगी। कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अंडावहिनी के अंदर, और फिर आगे युग्मनज का निर्माण होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि इसका आरोपण कहाँ पर होता है। जो युग्मनज बना है उसका आरोपण कहाँ होगा? युग्मनज है वो बन चुका, उसके अंदर क्या होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन होगा। समसूत्री कोशिका विभाजन होता जाएगा और साथ में ये मतलब मूव भी करता रहेगा, गति भी करता रहेगा। जो अंडावहिनी है इससे ये किधर जाता रहेगा? जो अपने गर्भाशय होता है उसकी तरफ ये मूव करता रहता है। तो जो युग्मनज है वो गर्भाशय में आके क्या हो जाएगा? अंतरोपित हो जाएगा। देखो ये जो लेयर्स आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये सारी की सारी क्या है? जो गर्भाशय है उसी की मांसपेशियों की परत है ये, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर जो युग्मनज है वो जाके यहाँ पर अंतरोपित हो जाता है, आरोपित हो जाता है, इम्प्लांट यहाँ पर हो जाता है। तो अगर पूछ ले कि युग्मनज आरोपित कहाँ होता है, तो कहाँ होगा? गर्भाशय में होगा। निषेचन प्रक्रिया कहाँ होती है? तो वो कहाँ होगी? अंडाशय जो अंडावहिनी होती है उसके अंदर होता है। अंडाणु परिपक्व कहाँ होते हैं? अंडाशय में होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यही चीज बता रहे कि युग्मनज आरोपण गर्भाशय में होता है और समसूत्री कोशिका विभाजन यहाँ पर होता है। ये चीज आपको समझा दी है मैंने। फिर बात करते हैं, जब भ्रूण है, युग्मनज है, वो कहाँ पर आके आरोपित हो गया? जो गर्भाशय उसके अंदर आके आरोपित हो गया। तो उसके बाद उसके अलग अलग बॉडी ऑर्गन से उनका निर्माण होना शुरू होगा। जो अलग अलग अंग हैं, जैसे हृदय बनना शुरू होगा, आंतरिक अंगों की संरचना होगी, हाथ पैर बनेंगे। तो वो किस समय पर किस चीज का निर्माण होता है? जो भ्रूण है उसके अंदर। तो पहले माह का अंत होता है, पहले महीने के अंत में भ्रूण में किसका निर्माण होगा? हृदय का निर्माण होगा। पहले महीने के अंत में भ्रूण में किसका निर्माण होगा? हृदय का। अंत में बोल रही हूं, और निर्माण होना शुरू हुआ है। पहले माह के अंत में हृदय का निर्माण होना शुरू हुआ है। पूरी तरह से निर्मित कब हो जाएगा? 2.5 महीने, 2 महीने 15 दिन तक में क्या हृदय वो पूरी तरह से निर्मित हो जाता है। इसका निर्माण शुरू कब होता है? पहले महीने के अंत में इसका निर्माण शुरू होता है। दूसरे माह की बात करें, दूसरे माह के अंत में जो भ्रूण होता है उसके अंदर हाथ पैर और उंगलियां, दूसरे माह के अंत में भ्रूण के अंदर हाथ पैर और उंगलियां, इनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। पहले माह के अंत में हृदय निर्मित होना शुरू हुआ, दूसरे माह के अंत में हाथ पैर और उंगलियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। गर्भावस्था के तीसरे महीने के अंत में शरीर के सभी अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। तीसरे माह के अंत में जितने भी हमारे अंग हैं शरीर के, इनका निर्माण होना शुरू हो जाता है। जो 3rd मंथ मतलब 12वां सप्ताह होते हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो निर्मित होने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें 5वें माह की, तो 5वें माह पर जो जो भ्रूण है, शिशु नहीं बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे इसको। तो भ्रूण है, जो फीटस है, उसके अंदर गतिशीलता शुरू हो जाती है। ये देखो इधर आपको दिखा भी रखा है। जो भ्रूण है वो क्या करना शुरू कर देगा? गति करना शुरू कर देगा, मूवमेंट करना शुरू कर देगा। पहले माह के अंत में हृदय निर्मित होना शुरू हुआ है, दूसरे माह के अंत में हाथ पैर और उंगलियों का निर्माण होना शुरू हुआ है। तीसरे माह के अंत में क्या हुआ? तीसरे माह के अंत में सभी शरीर के अंगों का निर्माण होना शुरू हुआ है। और 5वें माह में क्या हो जाता है? जो भ्रूण है उसके अंदर गतिशीलता शुरू हो जाती है। तो ये हो गया कि जब युग्मनज अंतरोपित हो जाता है तो गर्भ काल में कब कब क्या क्या चीजें निर्मित होती है। फिर चलते हम नेक्स्ट पे। जो महिला प्रजनन तंत्र है
इसमें कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? पुरुष प्रजनन तंत्र में सिर्फ एक हार्मोन निकलता है, लेकिन महिला प्रजनन तंत्र है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। यौवन अवस्था प्रारंभ होगी तब अलग हार्मोन स्रावित होंगे, जब बच्चे का जन्म होगा तब अलग होंगे, गर्भ काल में अलग होगा, जब बच्चा है वो दूध पी रहा है तो उस टाइम पे मेमोरी ग्लैंड से स्तन ग्रंथियां है उनसे अलग हार्मोन रिलीज होता है। तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है कि कौन कौन से हार्मोन है वो यहाँ पर स्रावित होंगे। तो देखो, सबसे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन कब होगा? जब यौवन अवस्था प्रारंभ होती है। यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तब क्या स्रावित होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन है वो निकलता है। और एक महिला के अंदर, एक मादा के अंदर, एक लड़की के अंदर जो भी बदलाव आते हैं, जो भी बदलाव आते हैं यौवन अवस्था के बाद में, वो किसकी वजह से आते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आते हैं। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी वजह से सारे के सारे बदलाव है वो आते हैं। फिर उसके बाद बात करें प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हार्मोन गर्भाकाल में आते हैं। गर्भकाल होता है उस टाइम पे ये दोनों के दोनों हार्मोन है ये स्रावित होते हैं। ये बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे की वृद्धि में सहायक होते हैं। अगर इन दोनों हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो मिसकैरेज होने के चांस होते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि बच्चा गिर गया, तो वो वाले चांसेस होते हैं अगर प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन की कमी कम हो जाती है तो। फिर बात करते हैं ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन गर्भ अवस्था में भी काम कर रहा है और ऑक्सीटोसिन जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम भी काम करता है। तो ऑक्सीटोन और रिलैक्सिन ये दोनों मिलकर जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय में संकुचन पैदा करने का काम करते हैं। गर्भाशय में संकुचन पैदा करने का काम कौन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दोनों के दोनों मिलकर फिर क्या करते हैं? बच्चे के जन्म में सहायक होते हैं। वो क्या करेंगे? संकुचन पैदा करेंगे। वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा और बच्चे को बाहर की तरफ पुश करने का काम करते हैं। ग्रीवा के द्वारा योनि से बाहर निकालने के लिए, पुश करने के, धकेलने के लिए प्रोसेस चलती है। और इस प्रोसेस में कौन सहायक होता है? ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन है, ये दोनों ही सहायक होते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये बच्चे के जन्म के बाद स्रावित होता है। कौन स्रावित करता है? स्तन ग्रंथियां। जो स्तन ग्रंथियां होती है वो स्रावित करती है इसको। स्तन ग्रंथियां इसको स्रावित करेंगी और स्तन ग्रंथियां क्या, इस ये हार्मोन स्रावित होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, तभी किसका स्राव होगा? जो मिल्क सिक्रेशन होता है, दूध का स्राव होता है जो स्तन होते हैं उनसे, तो वो किसकी वजह से? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। एस्ट्रोजन यौवन अवस्था में, प्रोजेस्टेरोन ऑक्सीटोन गर्भाकाल में, ऑक्सीटोसिन रिलैक्सिन गर्भाशय में संकुचन पैदा करते हैं जब बच्चे का जन्म होता है। और प्रोलैक्टिन है वो स्तन ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। कब? बच्चे के जन्म के बाद, जब बच्चा माँ का दूध पीता है उस समय दूध स्रावित हो रहा है। किसकी वजह से? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। ये जो मानव मादा प्रजनन तंत्र था वो कंप्लीट हो गया। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से? एक तो हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बोल दे कि भाई गर्भाकाल में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, या यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तब कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, बच्चे का जन्म होता है उस समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, या फिर दूध का स्राव कौन से हार्मोन की वजह से होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा निषेचन प्रक्रिया कहाँ पर पूरी होती है? अंडाणु और शुक्राणु में निषेचन प्रक्रिया होती है, वो कहाँ पर होती है? तो वो कहाँ होगी? अंडावहिने में होगी। जो युग्मनज है वो कहाँ पर आकर अंतरोपित होता है? गर्भाशय में आकर अंतरोपित
होते हैं, और जो भ्रूण है उसका पूरा विकास कहाँ पे होगा, गर्भाशय में होगा। पहले माह के अंत में भ्रूण में हृदय निर्मित होगा, दूसरे माह के अंत में हाथ पैर और उंगलियां निर्मित होती है, और तीसरे माह के अंत में शरीर के सभी अंग निर्मित होने शुरू हो जाते हैं, और पांचवें माह में भ्रूण है वो गतिशील हो जाता है। इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं कि भाई ग्रीवा है वो किस में सहायक होती है, तो ग्रीवा बच्चे के जन्म, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको बाहर धकेलने में वहां पे सहायता करती है। तो ये मेन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये तो हो गया मानव प्रजनन तंत्र से रिलेटेड, लेकिन बाकी और भी बहुत सारे जीव है उनका कई बार गर्भकाल पूछ लेता है। जैसे कि बोल दिया गाय का गर्भकाल कितना होता है, शेर का गर्भकाल कितना होता है, गिलहरी का गर्भकाल कितना होता है। तो एक बार वो और देख लेते हैं कि कितना गर्भकाल किसका होगा, कौन से जीव का गर्भकाल कितने दिन का होगा, वो चीज और देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पर जो हाथी होता है उसका गर्भकाल कितना होगा, 624 दिन। हाथी होता है उसका गर्भकाल कितना होगा, 624 दिन होगा। घोड़ा होता है उसका गर्भकाल कितना होगा, 330 दिन होगा। घोड़े का गर्भकाल कितना होगा, 330 दिन का होगा। मानव का गर्भकाल कितना होता है, 280 दिन का होता है। 9 मंथ 280 दिन का यहाँ पे रहेगा। बाघ का गर्भकाल कितना होता है, 155 दिन होगा। कुत्ते का कितना होगा, 63 दिन होगा। भैंस का कितना होगा, 300 दिन होगा। भैंस का गर्भकाल कितना रहेगा, 300 दिन रहेगा। चूहे का कितना रहेगा, 21 दिन रहेगा। गिलहरी का कितना रहेगा, 40 दिन रहेगा। चीता है उसका गर्भकाल कितना रहेगा, 95 दिन रहेगा। बाघ और चीता अलग अलग होते हैं दोनों, बाघ और चीता दोनों अलग अलग होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे। गाय है, गाय का गर्भकाल कितना होता है, 284 दिन होता है। बकरी का गर्भकाल कितना होता है, 151 दिन होता है। बकरी का गर्भकाल कितना होता है, 151। यहाँ पे ये सिंह नहीं, शेर। शेर का गर्भकाल कितना रहेगा, 120 दिन रहेगा। ऊंट का गर्भकाल कितना रहेगा, 400 दिन रहेगा। ऊंट का गर्भकाल कितना है, 400 दिन है। भेड़ का गर्भकाल कितना रहेगा, 114 दिन। गधा होता है उसका 365 दिन। बिल्ली का 62 दिन। और जो कंगारू होता है इसका कितना होता है, 40 दिन। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जो कंगारू होता है उसका 40 दिन होते हैं। तो सबसे ज्यादा गर्भकाल कौन से जीव का होता है, तो सबसे ज्यादा लंबा गर्भकाल किसका होता है, हाथी का होता है। कितना, 324 दिन का, सॉरी 624 दिन का। हाथी का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है, 624 दिन का होता है। तो ये भी पूछ लिया जाए कि कौन सा जीव है जिसका गर्भकाल सबसे ज्यादा होता है, तो किसका होता है, हाथी का होता है। कितना होता है, 624 दिन होता है। तो ये टेबल आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार यहाँ से नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से जीव का गर्भकाल कितना। ज्यादा नहीं है, 17-18 ही जीव है, इन्हीं के आपको याद रखने। ठीक है, आज की जो अपनी क्लास थी इसमें हमने मानव जो मादा प्रजनन तंत्र है वो पूरा कर लिया, जीवों का गर्भकाल है वो चीजें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें पुरुष प्रजनन तंत्र है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।